नमस्कार। आज हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता दोनों ही उद्यमिता है, तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों में अंतर है। तो इस अंतर को आज अपन विभिन्न आधारों से देखेंगे। तो अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता है, तो उसका जन्म स्वतंत्र रूप से होता है। व्यक्ति अपने स्तर पर नए सिरे से कोई भी जब उद्यम लगाता है तो वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। परंतु जब अपन इंट्राप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसका जन्म स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि जो एक विद्यमान संगठन है उसी में से एक नया उद्यम स्थापित किया जाता है। तो उस नए उद्यम को स्थापित करने को ही इंट्राप्रेन्योरशिप कहा जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि स्थिति में देखेंगे कि जो उद्यमिता को अपनाता है या एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाता है तो उसकी स्थिति स्वतंत्र होती है कि वो अपने लेवल पे कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है, कि उसको अपने लेवल पर डिसीजंस लेना है, अपने लेवल पे अपने संसाधन जुटाना है। परंतु जो इंट्राप्रेन्योरशिप है कि वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वह किसी विद्यमान संस्था के भीतर कार्य करता है और उस संस्था के नियमों से वो बंधा हुआ रहता है, उसके संगठन व्यवस्था से वो बंधा हुआ रहता है। तो उस व्यवस्था के भीतर रहकर ही वह कार्य कर सकता है। और तीसरे अंतर का आधार हम देखेंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में अपन देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो उसमें रिसोर्सेज को एकत्रित करने वाला व्यक्ति अकेला होता है। वो अपने लेवल पर सारे रिसोर्सेज को एकत्रित करता है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे टेक्निकल कोई भी रिसोर्सेज हो, वो सबको अपने लेवल पे इकट्ठा करता है और उनकी वो व्यवस्था करता है। परंतु जो इंट्राप्रेन्योरशिप होती है तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो किसी विद्यमान संस्था के अंतर्गत ही कोई नया उपक्रम स्थापित करने के लिए की जाती है। तो उसमें उस व्यक्ति को जो रिसोर्सेज होता है या कुछ व्यक्तियों के समूह को जो रिसोर्सेज मिलता है वो रिसोर्सेज उस संस्था के द्वारा ही उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से उनको रिसोर्सेज स्वयं एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनको एक प्रोजेक्ट तैयार करके देना होता है और उस प्रोजेक्ट के आधार पर उनको वो रिसोर्सेज प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरह से अपन देखेंगे कि उद्यमिता जब कोई भी करता है तो उसमें जोखिम की मात्रा सर्वाधिक रहती है। तब इसमें अपन जोखिम देखते हैं कि जोखिम किस लेवल पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहला देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर करता है, चाहे वो समूह मिलकर करे चाहे व्यक्तिगत स्तर पर करे, परंतु उनको जोखिम उन कुछ व्यक्तियों को ही उठानी पड़ती है। परंतु जब वो इंट्राप्रेन्योरशिप करता है यानी कि किसी संस्था के भीतर वो उद्यमिता करता है, किसी नए उपक्रम की किसी नए कार्य की स्थापना करने के लिए कार्य करता है, तो उसको स्वयं कोई हानि या लाभ की जोखिम नहीं होती है, बल्कि उसकी पोस्ट की, उसके वेतन में कमी होने की या उसका ट्रांसफ़र किसी और स्थान पर होने की आशंका बनी हुई रहती है। यही जोखिम उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो तो विद्यमान संस्था को ही होता है, परंतु जो टीम या व्यक्ति विशेष जिसके लिए कार्य कर रहे होता है उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो उनको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से संगठन का वातावरण। तो अब इसमें देखिए कि जो संगठन का वातावरण जिसको अपन कहेंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें किसी प्रकार का कोई संगठन का वातावरण नहीं होता है, क्योंकि उसका तो जन्म ही अभी हो रहा है, तो पहले से कोई संगठन नहीं होता है। वही उद्यमी अपने लेवल पर कुछ व्यक्तियों को, कुछ रिसोर्सेज को एकत्रित करता है और उनके आधार पर वो कार्य करता है, तो वो ही उसका बनाया हुआ संगठन होता है। यानी पहले से कोई संगठनात्मक माहौल या एनवायरमेंटल कोई भी संगठन का एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर नहीं होता है। परंतु अपन इसमें इंट्राप्रेन्योरशिप में यदि देखते हैं तो उसका पहले से एक संगठनात्मक एनवायरनमेंट होता है और उस संगठनात्मक एनवायरनमेंट के भीतर ही उसे नवाचार करना होता है एवं उसको जो स्थापित उपक्रम है उसके साथ मिलकर के वो नए उपक्रम
पदानुक्रम की स्थापना करता है। तो इस प्रकार के उसको पहले से एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट प्राप्त होता है, उस एनवायरनमेंट को साथ लेकर के ही वो या उसकी फीलिंग को साथ में लेकर के वो कार्य करता है, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए वो आगे कार्य करता है। इसी तरह से हम देखते हैं आगे है प्रबंधकीय पदानुक्रम व्यवस्था। जो मैनेजरियल हायरार्चिकल सिस्टम जो होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप में होता ही नहीं है, क्योंकि पहले से कोई उपक्रम ही नहीं है तो उसका कोई हायरार्चिकल सिस्टम होता ही नहीं है। परंतु जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो उसमें पहले से प्रबंधकीय व्यवस्था होती है, उसका एक संगठन होता है, चाहे वो लाइन संगठन हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ संगठन हो सकता है, चाहे वो क्रियात्मक संगठन हो सकता है, कोई भी फंक्शनल मैट्रिक्स किसी भी प्रकार का संगठन हो सकता है, कोई मिक्स संगठन हो सकता है। परंतु पहले से कोई भी संगठन व्यवस्था होती है, उसका एक हायरार्चिकल सिस्टम होता है कि उसको उच्च अधिकारी से किसी भी कार्य को करने के लिए उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसका यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो वो उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इसके लिए उसे उच्च अधिकारियों के ऊपर आश्रित रहना रहता है और उसका कोई भी इनोवेटिव जो आइडिया है वो इनोवेटिव आइडिया तभी सफल हो सकता है जबकि हायर अथॉरिटी उस आइडिया को स्वीकार कर लेती है और उसके ऊपर उनका कोऑपरेशन करती है और उनको मोटिवेट करती है, तो ही वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह अपने लेवल पर इन सबको स्थापित करेगा और अपने लेवल पे ही वो कार्य करता है। इसके बाद में अपन देखेंगे पुरस्कार। तो अपन ने देखा है कि उद्यमी का पुरस्कार हमेशा लाभ के रूप में होता है। तो अब जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें तो जो उद्यमी है वो अपनी उद्यमिता का प्रदर्शन करता है, तो उसको उसके बदले में या तो रिस्क मिलेगी या रिवार्ड मिलेगा। तो रिस्क में हो सकता है कि उसका उद्यम फेल हो जाए और उसे किसी प्रकार का कोई फायदा तो मिले ही नहीं बल्कि लॉस और हो जाता है कि उसने उसमें जो पैसा लगाया है, जो एफर्ट्स किए हैं, वो एफर्ट्स सारे उसके व्यर्थ चले जाता है। परंतु पुरस्कार के रूप में यदि वो सफल हो जाता है तो उसे उसका एक उद्यम स्थापित हो जाता है, वो उसको फिर आगे और बढ़ाने के लिए कार्य कर सकता है, जितना उसका एफर्ट्स है वो उसके ऊपर और आगे लगा सकता है। परंतु जो एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें प्रबंधकों का कार्य जो पुरानी संस्था है, पुराना संगठन है, उसके साथ मिलकर के किया जाता है। तो उनको उसका लाभ के रूप में उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है, या वो जिस स्थान पर चाहे उस स्थान पर उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरह से उनको डायरेक्ट प्रॉफिट के रूप में बेनिफिट न मिल करके बल्कि उनको इनडायरेक्ट सैलरी या पदोन्नति के रूप में किसी भी रूप में उनको इसका बेनिफिट प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि उसकी ऑनरशिप और प्रबंध व्यवस्था किसके हाथ में रहती है। तो अपन ने देखा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो नवीन तरीके से स्थापित किया जाता है, तो इसकी जो प्रबंध व्यवस्था भी है तो जो व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति एकत्रित हुए हैं तो उन्हीं के हाथ में इसका स्वामित्व भी रहता है और उसकी प्रबंध व्यवस्था भी रहती है। परंतु जब एंटरप्रेन्योरशिप की अपन बात करते हैं तो उस व्यवसायिक इकाई पर जो अधिकार है या ऑनरशिप है वो जिस संगठन के अंतर्गत इस कार्य को कर रहा है उसी संगठन का उसके ऊपर अधिकार व स्वामित्व रहता है, उसी की प्रबंध व्यवस्था चलती है। बस उसे तो एक रिवार्ड मिल जाता है और उसे पदोन्नति मिल जाती है और वो मोटिवेट होता है कि वो इस तरह से और आगे भी अपने व्यूज़ देता रहेगा और अपने प्रोजेक्ट देता रहेगा और उसके ऊपर कार्य करता रहेगा, ताकि उसकी व्यक्तिगत उसका भी व्यक्तित्व भी उसका उच्च होता है, उसका CV हाई होता है, ताकि उसके वो और आगे कार्य करने का एक्सपीरियंस उसका बढ़ता जाता है। तो इस तरह से अपन दोनों में अपन ने डिफरेंस देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप तो है नए सिरे से कोई भी कार्य करना, अपना उद्यम प्रदर्शित करना, और इंट्राप्रेन्योरशिप है कि जो विद्यमान संगठन है उसी के भीतर किसी कार्य को और करना, कुछ नवाचार करना, कुछ उद्यम करके बताना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। थैंक यू।